जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ईरान और इजराइल लगातार इनकी टेंशन्स बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से 2-3 दिन पहले ईरान की तरफ से ये आरोप लगा, मतलब इजराइल की तरफ से आरोप लगा कि ईरान ने उसके एक जहाज के ऊपर मिसाइल अटैक किया है और ड्रोन अटैक किया है। अब ऐसी सिचुएशन में मिसाइल या ड्रोन दोनों में से इसकी अब तक जांच पड़ताल चल रही है और एक ऑयल टैंकर था जिसकी वजह से उनके 2 लोगों की मौत हो गई है। अब इस चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म बढ़ा, लड़ाई झगड़ा बढ़ा और जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सिचुएशंस जो हैं वो इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं कि इजराइल की फेवर के अंदर और ईरान को अपोज करने के लिए ब्रिटेन आ चुका है, अमेरिका आ चुका है और यूरोपियन यूनियन के काफी सारे देश आ चुके हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट चुप बैठा हुआ है और इंडिया जिस तरीके से अपनी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी लेकर चलता है, इंडिया वैसे ही शांत बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो है टेंशन्स क्रिएट हो चुकी है, तो आप ये सोचिए कि ये टेंशन्स क्यों क्रिएट हुई हैं या इसके पीछे का रीजन क्या है। और आज मैं इसी चीज के ऊपर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि असलियत में इस चीज के पीछे रीजन क्या है कि दोनों के बीच में टेंशन बढ़ी और वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आईएएस पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आईएएस पीसीएस की तैयारी के लिए हमारी जीरो टू हीरो सीरीज आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगी। रीजन उसका ये है कि दोस्तों आपको जो जो भी यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसको एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और हमारे पास पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स हैं। हाँ, इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं कि हम किसी शाहरुख खान, अक्षय कुमार या सौरव गांगुली को यहाँ हायर करें, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएं और वो आपको आके बताएं जो हीरो है। और उनका एजुकेशन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सा वो टीचर के वो आपको आके बताएं कि मैं ऐसा कैसा टीचर हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे पास उनको लोगों को पैसे देने के लिए नहीं है और अगर उन लोगों को पैसे देने के बाद, भाई उनको करोड़ों रुपए देने के बाद आपसी जेब से पैसे लाखों रुपए में निकालें, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारी जीरो टू हीरो सीरीज बहुत सस्ते में, बहुत ही क्वालिटी वाइज आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स करने के बाद आप पीटी के 100% और मेंस की लगभग 40% आप तैयारी कर पाएंगे। मेंस के लिए थोड़े एडवांस कोर्स है जो आपको हमारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के बाद ज्वाइन करने पड़ेंगे और जिनको लगता है कि उनके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं या आते हैं, वो मेंस के लिए हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इस एनसीईआरटी का जो कंसेप्टर कोर्स है हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ में स्टार्ट किया है और इससे, ताकि भाई सीधी सी बात है, किसी भी ब्रांड को पैसे देंगे, मतलब किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को पैसे देंगे जिसका एजुकेशन से बहुत ज्यादा सा लेना देना नहीं है। वो एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं लेकिन वो एजुकेशन में कौन से टीचर से कैसे पढ़ना है वो बताएं, उससे ज्यादा अच्छा एक टीचर से खुद ही पढ़ के देख लो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं और मेरी टीम टीचर्स की टीम है, तो आपको हम पढ़ाएंगे 500 पर मंथ में। हमारे पास कोई स्पेशल कोड या नेम कोड नहीं है जो हम मार्केटिंग करें। हमारे पास एक सिंपल टीचर वाली फीस है, छोटा सा एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चला रहे हैं जो आपको क्लासेस दे सकता है। ब्रांड बहुत बड़ा भले ही ना हो, पढ़ाते अच्छा है, ये हम अपने आप को दावा करते हैं और हमारे दावे को प्रूव करने के लिए, हमारे दावे को चेक करने के लिए आप या आपके बच्चे, आपके भाई बंधु आपको बता सकते हैं। रही बात कांटेक्ट करने की, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए। हम हमारे से 407 408 2 नंबर से इन पर कॉल कर लेंगे, तो आपको हमारी काउंसलर्स जो हैं वो काउंसल कर देंगे कि किस तरीके से आपको हमसे जुड़ना है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। इस चीज के ऊपर ये हमारा प्यारा भारत और भारत के आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो काफी सारे देश नजर आ जाएंगे। तो ये जो देश है ये है मिडिल ईस्ट, और इस मिडिल ईस्ट को अगर आप उठाकर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ ईरान, इजराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया और ये है वो इलाका जहां पर ये चारों की चारों पावर्स लड़ रही हैं। असलियत में इस सेक्शन के पीछे खड़ा हुआ है अमेरिका और किसी टाइम पर इस सेक्शन के पीछे खड़ा होता था रशिया। अब यहाँ काफी हद तक चाइना जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सबका जो एक फ्रंटलाइन स्टेट बना हुआ है वो है ईरान, जो इरानियन रेवोल्यूशन के बाद, इरानियन रेवोल्यूशन जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से वो दावा करता है, जो 1978-79 के अंदर हुई थी, वो इरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो कि इस्लामिक गवर्नमेंट ईरान के अंदर आई, ईरान के अंदर जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई
वो आगे बढ़े और वो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को दबाने, टर्की को काउंटर करने और इराक, सीरिया, जॉर्डन यानी इस पूरे मिडल ईस्ट और यमन के अंदर अपना जो डोमिनेंस है, जो प्रभाव है, उसे बढ़ाने के लिए एफर्ट करने लगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये डोमिनेंस बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के जो इंटरेस्ट्स हैं इस रीजन में, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहा, पोज कर रहा है। और यहाँ हम शुरू से इस चीज को भी डिस्कस करते आ रहे हैं लगातार दोस्तों, कि किस तरीके से ईरान जो है वो पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरेबिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मिडिल ईस्ट की अगर खास बात देखेंगे ना दोस्तों, तो इस पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे तो ईरान इकलौता ऐसा देश है जो खुलकर ये कह चुका है कि इजराइल इज द ट्यूमर ऑन लैंड ऑफ मिडिल ईस्ट और इसे रिमूव करना चाहिए। कैंसरस ट्यूमर है और इसे रिमूव करना चाहिए। और ईरान के जो जितने भी शाह वगैरह हैं ये खुलकर दावा करते हैं कि आज नहीं तो कल हम इजराइल को अरब धरती पर से या मिडिल ईस्ट की धरती पर से भगा कर रहेंगे। वो दावा इसलिए करते हैं लगातार क्योंकि उन्हें पता है कि इस इलाके में अगर डोमिनेंस बनाना है तो और यहाँ इस इलाके से अमेरिका को पीछे हटाना है तो हमें हर हालत में अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट जो इजराइल है उसे हटाना पड़ेगा। एक बार इजराइल हट गया तो ईरान का डोमिनेंस टर्की और सऊदी अरेबिया दोनों के ऊपर होगा और इस पूरे इलाके पर ईरान का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल या की प्लेयर है वो है अमेरिका, और अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट इजराइल जो पूरी ताकत से ईरान को काउंटर करता है, उसके अंदर घर में घुस के मारता है, उसके साइंटिस्ट को मारता है और उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारता है, उसके आर्मी चीफ खामेनी क्या नाम है सुलेमानी को मारता है और न जाने ऐसे ऐसे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करता है, सब चीजें। और रही बात अमेरिका, तो अमेरिका ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। अब ये आपको पता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील जो है, न्यूक्लियर आर्मामेंट्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके पास मिसाइल डिफेंस है और न्यूक्लियर आर्म्स हैं तो इन दोनों के दम पे ये इस पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके का डोमिनेंस एस्टेब्लिश करेगा वो अपने आप में चैलेंजिंग होगा। यही रीजन है अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाए सैंक्शंस। अब ये सैंक्शंस का असर ये था कि ईरान वेंट इनटू इकोनॉमिक क्राइसिस। ईरान जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और लगभग पिछले 10 साल से तो वो लगातार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अब ऐसे में यहां ईरान के ऊपर एक जो रजीम है उसका नाम है खामेनेई रजीम, खामेनेई सिस्टम। अब ये जो खामेनेई सिस्टम है या खामेनेई रजीम है ये असलियत में कट्टरवादी इस्लामिक रजीम है जो ईरान के ऊपर पूरी ताकत से इस्लाम के जो डोमिनेंस है उसका दावा करती है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है और वहां पर शिया डोमिनेंस यानी शिया के प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करती है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या समझिए, अमेरिका को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया है तो इकोनॉमिक क्राइसिस जनरली लीड्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस। ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस यानी कि राजनीतिक संकट को जन्म देता है। यानी जब देश में बच्चे भूखे मरने लगते हैं तो लोग अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के विरोध में आकर खड़े हो जाते हैं, और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के विरोध में आकर खड़े होते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो चुका है। और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो अगर क्रिएट हो जाता है और वहां पर गवर्नमेंट जो मजबूत से मजबूत गवर्नमेंट हो उसको वीक करने का एक खेल शुरू हो जाता है। अमेरिका ने ईरान को लगभग पिछले 10 साल में लगातार 10 से 15 साल से लगातार सैंक्शंस लगाकर ईरान की इकोनॉमी के मामले में कमर तोड़ दी। अब फिर भी ईरान ने पूरी ताकत के साथ कहीं ना कहीं इस इलाके में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए मिसाइलों से लेकर आर्म सप्लाई से लेकर मिलिशिया ग्रुप्स को सप्लाई करने से लेकर हिजबुल्लाह हमास तक को बनाए रखने से लेकर हूती रिबेल्स को बनाए रखने से लेकर ईरान ने पूरे एरिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाया है, कम नहीं किया। लेकिन ईरान के साथ एक प्रॉब्लम है
और वो मैं पहले ही कह चुका हूं कि अमेरिका ने उसको इकोनॉमिकली वीक कर दिया, और वो इतना वीक कर दिया कि उसकी जो इकोनॉमी पूरी की पूरी है वो क्राइसिस से गुजर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने चरम यानी पीक पर है। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अगर आप देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ईरान की एक डिक्टेटरशिप को बढ़ा रहा होता है, समझे। यानी ईरान कमजोर है और ईरान इस चीज से बचने के लिए मिलिशियाज से लेकर दूसरी चीजों पर पैसे लगाता है, पैसे उनको देता है और अपने यहाँ इस्लाम के नाम की रजीम को बढ़ाए रखता है। नतीजा फिर आप लोगों को पता ही है। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ईरान किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहां आप एकदम से देखेंगे कि ओमान के तट पर एक जहाज के ऊपर, ओमान के तट पर एक जहाज के ऊपर यहां हमला होता है मिसाइल का, और ऐसे में 2 लोग मारे जाते हैं। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो जापान की वो जो कंपनी शिप का जो कंपनी ऑनरशिप, शिप की जो ऑनरशिप है, हालांकि उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो इसराइल के बंदे का है, लेकिन ओनरशिप वहां पर जापान की निकली। अब अगर जापान की ओनरशिप निकली है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जापान अपने आप में एक ताकतवर जापान का ईरान से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। अब अगर जापान का ईरान से लेना देना नहीं है और यहां मामला जो है वो ईरान का है, तो यहां ईरान के साथ इतना ज्यादा एकदम से इजराइल प्रेशर क्रिएट करा, जो पहले से भी कर रहा था। तो यहां इजराइल के साथ एकदम से यूएस, यूके, अमेरिका, यूएस, यूके और नाटो नेशंस, यहां तक कि फ्रांस से लेकर दूसरे देश एकदम से आकर साथ क्यों खड़े हो गए हैं। और अभी तक जो ईरान से बच के रह निकलने की कोशिश कर रहे थे वो एकदम से खुल के ईरान के साथ आकर, ईरान के अगेंस्ट इजराइल के साथ आकर क्यों खड़े हो गए हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझिए दोस्तों। असलियत में ईरान इस टाइम पर एक ग्रेव क्राइसिस से गुजर रहा है। ईरान इज पासिंग थ्रू अ क्राइसिस। ईरान के अंदर एक रजीम क्रिएट हो चुकी है इब्राहिम राइसी की। इब्राहिम राइसी की एक रजीम डेवलप हो चुकी है जो अल्ट्रा रेडिकल रजीम है। अल्ट्रा रेडिकल रजीम है। अब ये जो अल्ट्रा रेडिकल रजीम है, जिसे बुचर ऑफ ईरान या बुचर ऑफ तेहरान भी कहा जाता है, जिसके ऑर्डर से लगभग लगभग 3,000 के करीब या 30,000 के करीब फांसियां पॉलिटिकल अपराइवल्स के या पॉलिटिकल अपोनेंट्स के फांसी देने के बाद की जा रही है कि इतने सारे लोगों को फांसी दी गई। अब इस इब्राहिम राइसी के टाइम पर एक तो ईरान पास हो रहा है, यानी ईरान को फेस करना पड़ रहा है ग्रेव वाटर क्राइसिस, क्योंकि फेमीन आ चुका है। फेमीन यानी कि अकाल पड़ चुका है, तो ग्रेव वाटर क्राइसिस है। बहुत ही खतरनाक लेवल पर वहां पर एक पानी का संकट पैदा हो चुका है। वाटर क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं सोशल क्राइसिस की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट्स होने शुरू हो चुके हैं। यानी प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन या फिर प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं, और वहां जो गवर्नमेंट है ईरान की वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लोगों को शूट कर रही है। पुलिस अगर गोली चलाती है और पानी मांगने वालों पर गोली चलाती है तो ये यकीन मानिए पानी मांगने वालों को दबाना फिर नामुमकिन सा होगा। अगर पुलिस पानी मांगने वालों पर गोलियां चलाती है और उनको मारती है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पानी मांगने वाले जो हैं वो समस्या में रहेंगे और पुलिस जो है उनको मारेगी पकड़ के। और अगर पुलिस उनको मार रही है, गोली मार रही है, तो वो दबने वाले नहीं है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। और खशान जो एरिया इस रीजन में है, यहाँ पर तो लोगों के अंदर ईरान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक क्राइसिस, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब ईरान एक तरफ से तो डोमेस्टिक क्राइसिस के अंदर गुजर चुका है, दूसरे घुस चुका है, एक तरीके का क्राइसिस यानी संकट पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर तालिबान है। मैंने आपको इस मामले में भी वीडियो बनाया था कि अमेरिका सोच समझ के यहाँ से बाहर निकल चुका है। अमेरिका यहाँ से सोच समझ के बाहर निकल चुका है और एक पंथ कई काज करेगा। जहां तक अभी तक अमेरिका तालिबान से डील कर रहा था, अब अमेरिका तालिबान से डील करने की जगह दुनिया के दूसरे देश जो अमेरिका के लगभग लगभग दुश्मन थे वो सारे तालिबान से डील कर रहे हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है और इवन ईरान है। अब ईरान की एक प्रॉब्लम क्या कि
ईरान जो है डोमेस्टिक क्राइसिस में दब गया। दूसरी तरफ तालिबान से भी ईरान की बहुत ज़्यादा सी नहीं बनती है, और रिफ्यूजी क्राइसिस और खासकर हज़ारा, अपने घर में पानी है नहीं और पड़ोसी आके तुम्हारे घर में बस गए हैं, तो आप यकीन मानिए हालत क्या होगी। पैसे भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और पड़ोसी आके या फिर कोई रिश्तेदार आके बैठ गया और कहेगा यार अब तो मेरे को तेरे ही घर में रहना है, अब पता नहीं मेरे घर में कब समस्या सही होगी, तो ऐसे में तुम पागल हो जाओगे। वही हाल ईरान के साथ है। ईरान के अंदर खुद पानी पीने के लिए है नहीं, ईरान के अंदर खुद एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ईरान के अंदर खाने पीने तक की समस्याएं आ रही हैं, और ऐसे में पहले ही 30 लाख हज़ारा जो शिया मुस्लिम्स हैं वो ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, और रही सही कसर जब तालिबान आया तो अब और ज़्यादा लोग, रोज के 30,000 लोग ईरान अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा चंक ईरान भी पहुंच रहा है रिफ्यूजी क्राइसिस के नाम पर। अब आप समझिए ईरान दोनों तरफ से फंस गया। यहां हौती रिबेल्स जिसके ऊपर, यमन के अंदर हौती रिबेल्स जिसके ऊपर ईरान बड़ा डोमिनेंस क्रिएट या बड़ा दावा करता था, अब वो भी कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया से पिटाई खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सीज फायर करके सऊदी अरेबिया से डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो जाए, और यहां पर अमेरिका जो है वो मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में लास्ट जो नेल इन द कॉफिन वाली बात है कि उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने की जो बात की जा रही है वो इजराइल से की जा रही है। इजराइल इस डूबते हुए, इस टूटते हुए ईरान या संकट में फंसे हुए ईरान पर और ज्यादा हमले करके और ज्यादा दबाव डाल के ईरान को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहां समझिए, इब्राहिम राइसी भले ही आ चुके हैं, इनसे पहले जो हसन रूहानी के सरकार थी, हसन रूहानी कहा जा रहा है जो किसी टाइम पर भले ही ज़्यादा डोमिनेट ना करें, और उन्होंने खामेनेई नहीं बनना, मतलब खामेनेई के सामने आवाज़ नहीं उठाई और खामेनेई के ओबीडिएंट बने रहे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो खामेनेई बन जाए, यानी हाईएस्ट रिलीजियस लीडर, हाईएस्ट लीडर ऑफ ईरान बन जाएं। लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट खामेनेई ने हसन रूहानी को हटा के इब्राहिम राइसी को बढ़ाया, तो हसन रूहानी अब अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को दिखाकर इब्राहिम राइसी की सरकार को कमजोर कर रही हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। यानी अंदर एक तरीके का क्राइसिस, जो वाटर क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसे पॉलिटिकल क्राइसिस में बदलने का काम किया जा रहा है, उसे पॉलिटिकल क्राइसिस में बदलने का काम किया जा रहा है। रही सही कसर बाहर बैठी हुई शक्तियां पूरी कर रही हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इजराइल का है। इजराइल जानता है कि इस ईरान को अगर कई छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए या इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए, तो आने वाले समय में इजराइल जो है वो पावरफुल देश, इस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर देश बनेगा, और सऊदी अरेबिया से लेकर टर्की तक इस इलाके को हैंडल कर पाएगा। इसीलिए एक मुद्दा शायद बनाया गया है जिसमें कहा गया, जिसमें खुद ही नहीं बता पा रहे कि मिसाइल है या ड्रोन है, ये जहाज हमारा है या किसी और का है, और ये मिसाइल ईरान की तरफ से आई भी है या नहीं आई है। क्योंकि कोई भी देश ऐसी सिचुएशन में जब इंटरनली वो इतना ज्यादा फंसा हुआ हो, किसी को जाके उंगली क्यों करेगा, पंगा क्यों लेगा। और इस तरीके से कि वो ईरान जो है इजराइल से एक एंटी इजराइल जो सिस्टम है या एंटी इजराइल जो ओपिनियन है वो डेवलप करके जीत जाएगा, ऐसे चांसेस कम लगते हैं। क्योंकि ईरान के अंदर एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स तब तक थे जब तक कि उसके घर के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब अपने घर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, भूख बढ़ती जा रही है, टॉलरेट नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में ईरान के लिए इजराइल से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम डोमेस्टिक होगी। तो उम्मीद कम है कि ईरान ने ऐसा कोई पंगा लिया होगा, ये सारा, और वो भी एक तेल टैंकर के ऊपर, क्योंकि ये तो उनका अपना खुद का बिजनेस है, क्योंकि उसके ट्रेड के ऊपर भी जो भी है फिर असर पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों ये एक प्लानिंग है ईरान को बर्बाद करने की, ईरान को उसकी बुरी सिचुएशंस में और ज्यादा बुरी तरह पीटने की। अब आगे इस सिचुएशन में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा हटके अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो यही है कि कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके ईरान को चारों तरफ से घेर के उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। अब ये कितने उसमें कामयाब होते हैं तो वो तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।